और आप जो ब्लॉक भद्रवाह से आए हुए यहाँ तमाम नौजवानों, अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब आपके सामने तो ये आया है कि 18 अप्रैल को लोकसभा का इलेक्शन होना है। अब इसके लिए कुछ तजावीज़ भी, बहुत अहम तजावीज़ सामने आ गई, और कैसे हमें इस इलेक्शन को लड़ना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है हासिल करना है। सबसे पहले तो हमें अपने कारकुन जो है हमारे, वैसे तो इतने ज़हीन हैं, सब जानते हैं, आज सोशल मीडिया भी देखते हैं, प्रेस रिटर्न जो प्रेस होता है अखबार से भी बहुत सारा जो है नॉलेज हासिल होता है कि आज दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। फेसबुक से सारा कुछ पता चलता है, लेकिन फिर भी हमारे जो जितने भी साथी हैं, पंचायतों के सरपंच हैं, जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो हारे हुए हैं वो कुछ कम मेहनत के। अगर हमारा सरपंच 40 वोट से जीता है, कोई 300 लिया है, लेकिन 260 तो हारने वाले ने भी लिया है। या इसी तरह से कोई मेंबर हमारे पंचायत जो हैं, या इसमें म्यूनसिपल कमेटी में हमारे जो हारे हुए जो मेंबर हैं, बहुत कम वोटों से हारे हुए हैं, सबको भी जोड़ना है उन्होंने। और हमने नहीं समझना है कि उनकी कोई खास यहाँ कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने 10 वोट भी लिए हैं इस इलेक्शन में, वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, आज लोगों को वो पता नहीं है इतिहास क्या है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के लिए कितनी जदोजहद की, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने हमारे पार्टी के जो हैं नौजवान जो हैं शहीद हो गए, कितनी जेलों में मुसीबतें हमारे लीडरों ने झेली हैं, जो हमारे इसमें फ्रीडम फाइटर थे। ये चीज़ें भी बताने की ज़रूरत है। यहाँ तो नहीं है, लेकिन गाँव में, पंचायत में टाइम होता है हमारे पास बैठने का, दिन भर हम इनको समझा सकते हैं अपने अपने पोलिंग बूथ के एरिया के अंदर। और उसके बाद आज़ादी के बाद इस देश ने कितनी तरक्की की। बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी कहते हैं कि अब जब मैं बाहर जाता हूं दूसरे मुल्कों के अंदर, इसने मेरे ख्याल में 34 अरब रुपया इसके दौरों पर खर्च आ गया। अगर वही 34 अरब रुपये यहाँ मेरे ख्याल में 50 साल के से भी ज़्यादा जिला डोडा की तामीर और तरक्की होती जी, इसने सिर्फ अपने दौरों के दौरान में जो है खर्च किए बाहर के जातों में। इसको तो एक वो टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। क्या किया वहाँ जाकर, कितने लोग, कितने इंडस्ट्रीज आए यहाँ, कितनी डेवलपमेंट उससे होगी। अलबत्ता इतना है कि बाहर के मुल्क में हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके लिए दावा करता है कि मैं बहुत देशभक्त हूँ। बाहर के मुल्कों में कहने लगा कि 70 साल में लोग अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस करते थे, और अब जब कि मैं आया हूँ तो अब बहुत फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज तक शर्माते थे हिंदुस्तानी कहने से, और कहते हैं कि जो हमने इन 3-4 सालों में किया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। आप बताइए, 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी चली, ये हिंदुस्तान की आवाम बेवकूफ़ तो नहीं थी कि बार बार जो है कामयाब करते कांग्रेस को। 70 साल तक कांग्रेस को कामयाब करते रहे। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी काम करती थी, इस देश की डेवलपमेंट और तामीर और तरक्की करती थी, तब भी जाकर लोगों ने बर्दाश्त किया 70 साल। अभी और भी आगे चलते, लेकिन इन पार्टियों ने इस देश को टुकड़े करने के लिए, वोट की सियासत को हासिल करने के लिए फिर वाराना फसादात करते रहे और गलत प्रोपेगेंडा करते, ये कहते रहे कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव लाएंगे। वरना अभी इनको वोट ये 4 साल भी नहीं मिलते। कांग्रेस ने अभी 70 साल और भी पता नहीं कितनी सेंचुरी तक जो है अपनी सरकार चलानी थी, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस की पॉलिसियां हैं। तो लेकिन 4 साल के अंदर ही लोग जो हैं, आप देख लीजिए कितने दुखी हो गए। 70 साल में तो नहीं हो गए। ये भी तो आप लोगों को जवाब देना है कि 70 साल कांग्रेस को क्यों बर्दाश्त किया, और 4 ही साल के अंदर जो है दुखी क्यों हो गए लोग, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। इन्होंने फिरका परस्ती के नाम पर, गलत वादों के नाम पर ये जो बदलाव अपना लाया, अपनी कुर्सी हासिल की, अगर ये तामीर तरक्की के नाम पर करते, लेकिन आवाम को भरोसा नहीं होता है। आप लोगों के जज्बात उभार के, कहीं कितना फसादात करके, कहीं आग लगा के, कहीं पता नहीं क्या क्या करके, तो ये जो है सरकार हासिल की उन्होंने। अब की बार भी आप देख रहे हो, 5 इसने जब ये अपने मोदी जी गुजरात में ये चीफ मिनिस्टर थे, तो हिंदुस्तान के हमारे यहाँ
प्राइम मिनिस्टर जो थे नहीं अपने मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि मैं सरकार से 5 सवाल करना चाहता हूँ। आज भी सुबह में वो देख रहा था, उसके वो दोहराते हैं। एक ये कि जितनी सीमाएं, जितनी सरहदें हैं, जितनी फौज है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF है, जो कुछ भी फोर्सेस हैं आपके पास हैं, तो ये मिलिटेंट कैसे अंदर आ जाते हैं? मैं मोदी जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद इन मिलिटेंटों के पास कैसे पैसा पहुंच जाता है, जबकि सरहदें आपके अंडर में हैं। जितनी भी एजेंसियां, CBI और RA और जितनी भी एजेंसीज हिंदुस्तान की हैं आपके अंडर आती हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ये पैसा कहाँ से आता है? आप क्यों नहीं रोकते हो? और यहाँ मिलिटेंसी फैल रही है, ये भी आपने सुना। उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन की बात, ये कैसे टेलीफोन एक दूसरे के आते हैं पाकिस्तान या बाहर के मुल्कों में, ये भी आपके इख्तियार में है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये कैसे बाहर से जो ये आ जाते हैं इनके फोन, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? और अब जब आज आ गया है ये बरसर इक़्तिदार, आज लोग सवाल इससे करते हैं कि इन 5 सवालों का जवाब दो जो आपने मनमोहन सिंह जी से किए थे। एक भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। आपने देखा कि ये मेरा कितने इंच का बोलता है वो 56 इंच का मेरा सीना है, और मेरे हाथों में ये देश महफूज है, सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में ये देश है। तो आप देख रहे हो सरहदों पर कितनी चौकसी बरती है, कितने हम चौकन्ने हैं और चौकसी बरतते हैं। इसके हैं ये क्या कहते हैं डायलॉग। तो कितने इतने आज तक जो है खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से नहीं हुई है, जो इस महफूज हाथों के वजह से हो गई है। इसने कहा था कि एक सर जो है काटेंगे, हम 10 सर लाएंगे। कहाँ क्या किया उसने? और उसके बाद आपने देखा इन्हीं पार्टी के दौर में पार्लियामेंट पर मिलिटेंट हमला करते हैं जहां मक्खी भी नहीं फड़कती है। ये इनकी सिक्योरिटी है। और ऐसे ही मैंने वहाँ जम्मू में भी उस रैली में बोला था, कठुआ में। और जब वो मिलिटेंट आ गए, उन्होंने वहाँ हमला कर दिया। जितने भी ये मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर समेत, सारे बाथरूम के छुपने की जगह नहीं थी, बाथरूम में भी छुप गए। फिर हमारी फौज के नौजवान, जो बहादुर नौजवान थे, वहाँ आ गए और उन्होंने उन मिलिटेंटों को जो है वहाँ मारा। और फिर वो बाथरूमों से निकले, जिनके हाथों में ये देश महफूज है, बाथरूमों से निकले बाहर। और फिर उसके बाद आपने देखा अजहर मसूद, जो क्या कहते हैं सरगना है इसका, जैश मोहम्मद का, उसने जहाज हमारा जो है हाईजैक किया और 3 घंटे तक वो अमृतसर के बस अड्डे उस एयरपोर्ट पर रहा। कोई भी इन्होंने हरकत नहीं की। इससे पहले भी हमारे दौर में जो है कांग्रेस के दौर में हाईजैक होते थे, लेकिन उस वक्त की पॉलिसी थी कमांडोज उनको घेरते थे और उनको पकड़ कर उनको मार भी देते थे और जहाज़ों को छुड़ाते। 3 घंटे तक कोई नहीं वहाँ उनको उसको पकड़ने के लिए गया अजहर मसूद को, और वो कंधार तक उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ पहुँचाया। और वो बोलने लगे, मसूद जी, अजहर मसूद जी, आप अब उतर जाओ जी, यहाँ कंधार में पहुँच गया, आप अपने मुल्क में जाओ। जिसका तनज़ इसने राहुल जी ने किया था, जज्बात में शायद उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि आप लोग बोलते थे अजहर जी, कहते वो अजहर जी, आज उस अजहर जी की वजह से ये है। तो लोग कहने लगे जी इसने जी अजहर जी को इतना क्या कहते हैं इज्जत और मान दिया। ये तो तंज उस पर कर रहा था कि आपको वो अजहर जी जो है, आप उसकी वजह से जो है ये पुलवामा का कांड हो गया या जितने भी कांड हो रहे हैं। आज कहते हैं हमको अजहर जी को पकड़ कर दे दो। अजहर जी बोलते थे उस वक्त, आज बोलते हैं हमको उसको पकड़ कर दे दो ताकि ये मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाए। तो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा उसको, क्यों छोड़ दिया? और आज जो भी हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं इनकी गलतियों की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद आपने देखा पठानकोट में हमला हो गया, वहाँ थाने में अंदर के अंदर घुस गए। ये कहते हैं हम घुस के मारेंगे। अरे भाई घुस के तो वो आ गए तुम्हारी कमजोरियों की वजह से थानों में, हमारे थानों में। और जब वहाँ कुछ पकड़े गए, मारे गए, बाद में ISI के सरगना को पाकिस्तान से लाते हैं। जिस ISI के एक मामूली उस एम्प्लॉय के लिए वो करोड़ों खर्च करते हैं हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए, करोड़ों रुपए देते हैं कि जाओ हिंदुस्तान के नक्शे लाओ, जासूसी कराते हैं उससे। लेकिन उन्होंने उसके सरगना को बोला पठानकोट, देखो जी आपके लोगों ने हमला किया था, ये ऐसा कांड किया था। उसने कहा हाँ ठीक है। और फिर पूरा जो उसने अपने उन जासूसों के जरिए करना था उसने खुद देख लिया कि कहाँ से रास्ते हैं, कहाँ पठानकोट है, कहाँ क्या है।
और वापस चला गया और बयान दिया कि हमने ये कांड किया। अब आप बता दो इनकी पॉलिसी। उसके बाद सांबा के अंदर, यहाँ गंगलियाल के अंदर कैंपों पर हमले किए, कहाँ कहाँ नहीं हमले किए इन्होंने। और फिर उन्होंने नोटबंदी की बात कर दी। उसके बाद क्या हालात हो गए, उन्होंने बाहर से पैसा नहीं आएगा, मिलिटेंसी की कमर टूटेगी। सबसे पहले नोटबंदी के बाद जब एक मिलिटेंट मारा गया, उसकी जेब में से वो पैसे निकले। इनके दौर में वो मिलिटेंटों के पास कहाँ से पहुंचा चंद दिनों के अंदर, और यही बोलते हैं कि हम सुरक्षित हैं। अरे भाई, अगर आपको मालूम है कि कितनी गाड़ियां कार्रवाई आ रही है सीआरएफ की, तो तुमने क्यों नहीं उस चक्की करते हैं, कहीं टाफी भी होती है ना, या ये जो क्या कहते हैं जूस की बोतलें किसी गाड़ी में, उनको भी चेक करते हैं। एक 3.5 करोड़ क्विंटल का जो IDX जो है ले जाते हैं, क्यों नहीं उसको चेक कोई करता है। इससे पहले यहाँ की पुलिस ने बता दिया था, यहाँ की एजेंसी ने कि हमला होने वाला है यहाँ, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से भेज दिया। और CRPF के लोगों ने कहा था कि बीच में बहुत से जगहों पर रास्ते बंद हैं बारिश की वजह से, हमारी गाड़ियां रुकेंगी, कहीं से मिलिटेंट अटैक कर सकते हैं जब गाड़ियां हमारे कार्रवाई रुकेगी। नहीं माना, उन्होंने कहा मैं हवाई जहाज के जरिए भेज दो, जम्मू में या दिल्ली जहां भेजना था नहीं भेजा, और वहां से क्योंकि ये पता नहीं क्या बात थी। और एक आदमी, एक नौजवान जो जाता है और वहां हमला कर देता है, और हमारे इतने 44 नौजवान जो है वहां शहीद हो जाते हैं। और जब वो ऐसा वाकया हो जाता है तो इनकी गलती की, इनकी सिक्योरिटी नहीं है। कौन से इनके मजबूत वो हाथ हैं जिससे कि हमारे जवान महफूज हैं, जिससे कि ये देश महफूज है। लेकिन बदकिस्मती है, एक तो मरवाएंगे भी, मारेंगे भी, और उसके बाद इसका फायदा हासिल करेंगे, क्या कहते हैं, इलेक्शनों में भी। इन्हें तो मैं कहता हूं एक वोट नहीं मिलना चाहिए था, और उल्टा जो कहते हैं। और उसी दिन जो उन्होंने कहा, कर्नाटक के अंदर इनके लीडर ने कहा अब हम यहाँ 22 की 22 सीटें जीते, क्योंकि हमारे वो शहीद हो गए 44 जवान। बयान दिया वहां, अब जीत जाएंगे हम, जीतने के लिए ये सब कुछ था। और मोदी जी जो है उत्तराखंड में एक बदल के भेष दूसरा बदलते हैं, और ऐसे जो है शूटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वहां फिल्म अपनी बनाते हैं, वहां ढेर लगे हैं लाशों। किसी ने कहा कि भाई ये क्या है, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला। और फिर राजस्थान के अंदर इनकी रैली चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर इनका जलसा चल रहा है अमित शाह का, और यहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं इधर सड़क पर पुलवामा के अंदर। तो ये है इसके बरकस साहब कांग्रेस के आप देख लीजिए, उन्होंने कहा हम सरकार की इस वक्त पूरी मदद करेंगे, हम इस वक्त आर्मी के साथ हैं। वर्किंग कमेटी के उस वक्त यहाँ क्या कहते हैं मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने वो कैंसिल कर दी। जितने भी प्रोग्राम थे जल से जुलूस के सारे कैंसिल कर दिए, और मातम सारे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मनाया। ये इलेक्शन लगे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि अब हम जीत गए। तो इस तरह से आप देख लो कि क्या हालात ये कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ ये मुख्तसर सी मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी वजह से क्या कभी हमको कहते हैं ये पाकिस्तान के साथ मिले हैं, मिलिटेंट हैं। अब अगर यही बात मैं करूँगा, मुझे अभी पाकिस्तानी होने का जो है ये जो है सर्टिफिकेट है, अभी कहेंगे कि आप पाकिस्तान जाओ, क्योंकि मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई बात करना जो है समझो कि गद्दारी है देश की। हाँ, इनकी तारीफ करो तो ये देशभक्त है फिर, लेकिन ये देश की तबाही करे और उस तबाही की निशानदेही की जाए, उसकी मुखालफत की जाए, तो गद्दार हो गए। आप कहते हैं कि ये मिलिटेंटों के साथ मिलते हैं आप, और ये परिवारवाद की बात करते हैं। इनकी जो है मेनका गांधी जो है, उसका बेटा जो है वो कांग्रेसी खानदान से है, इनके वो भी तो फिर वंशवाद में आते हैं। और इनके जितने भी लीडर और मिनिस्टर हैं उनके बेटे बेटियां आगे हैं, सिर्फ कांग्रेस और नेहरू इंदिरा गांधी के खानदान को टारगेट करते हैं, कहते हैं मिलिटेंटों के साथ मिले। पंजाब में खालसा जो है खालिस्तान बनाने वाली पार्टी, उसके साथ नहीं अलायंस। यहाँ इन्होंने PDP के साथ अलायंस नहीं किया, जो मोदी के सामने मोदी के स्टेज पर मुफ्ती साहब ने कहा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कहते हैं कि ये इलेक्शन जो हमने असेंबली का जीता पुरअमन तरीके से, ये पाकिस्तान की मेहरबानी और हुर्रियत वालों की मेहरबानी, कहा था नहीं ये। तो कहता है कि हमारी कोई करतूत या आरती नहीं है, या हमारी ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी आर्मी की, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पाकिस्तान और हुर्रियत वालों की मेहरबानी है। तो यह इलेक्शन हमने जीता, उनके साथ बैठे रहे, वहीं मोदी जीत भी थे
और जब इनको मालूम था कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो उसे बाहर हो गए, कोई इल्ज़ाम देके। और ये भी इल्ज़ाम देते हैं कि अब जी ये ठीक काम नहीं करते, सुबह जम्मू के काम तो भी आप मेरे ख्याल में देर तो नहीं हो रही? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। अच्छा, इसमें इन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ सुबह जम्मू में काम नहीं हुए। अरे भाई, आप कहते थे कि जब दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, यहाँ भी सरकार आएगी, हम बहुत डेवलपमेंट करेंगे। पहली बार आपकी दिल्ली में भी सरकार आई, यहाँ आ गई, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बना, तो जवाबदेह हो आप लोगों के सामने। आप गिल्ला मत करो, अपनी कमजोरी जाहिर करते हो कि हम कुछ नहीं कर पाए। ये तुम्हारी नालायकी है, क्यों नहीं कर पाए? तुम भी तो आले नाल थे यहाँ, क्यों नहीं डेवलपमेंट की? और फिर जो हमारे डिप्टी सीएम थे यहाँ, जब वो क्या कहते हैं, वो बुरहान वानी को जब उन्होंने वहाँ घर के अंदर जो है वो उसको क्या कहते हैं मार दिया, तो उसके बाद पता चला कि कोई बड़ा हमदर्द आदमी था। तो डिप्टी सीएम ने कहा अगर ये हमें मालूम होता कि बुरहान वानी है तो हम हमला नहीं करते, हम नहीं मारते। और फिर उसके खानदान को, उसके भाइयों को वजीफा दिया। जो बेचारे शहीद होते हैं उनकी तरफ कोई पूछता नहीं है, जिन खानदान के शहीद होते हैं उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। और उस बुरहान के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमें ये पता होता कि ये अंदर है, हम अटैक नहीं करते। तो ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन लोग जज्बात में आ गए, मोदी है जी मोदी, क्योंकि इसके संग परिवार के लोग और ये खुद कुछ ऐसी फिरकावाराना बातें करते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा हमदर्द है। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को तकसीम किया यहाँ। क्या इस देश में इससे भला हो सकता है? और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था कि आप, हम खास तौर से हिंदू भाइयों के लिए कहा था कि हम आपके सोने के महल के बना कर देंगे, आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, अब आपकी अपनी सरकार आने वाली है। तो फिर उसके बाद क्या क्या इन्होंने, कितने नफरत फैलाई इन्होंने, कौन सी डेवलपमेंट की। और आज यही वजह है कि लोग इनसे तंग हैं। लेकिन आप लोगों को, खास तौर से मैं हिंदू भाइयों को, क्योंकि ये हिंदू सेंटिमेंट्स को बहारते हैं, आपको जवाब देना चाहिए। और आप यकीनन जवाबदेह होंगे खुदा और भगवान के सामने अगर सच्ची बात आपने इनको नहीं कही कि ये क्या किया आपने, ये कौन सी डेवलपमेंट है। तो बहरहाल अब मैं इलेक्शन के मुद्दे की तरफ आता हूँ। इसमें कहने की बहुत सारी बातें हैं, कहते रहेंगे। जैसे कि हमारे कई साथियों ने यहाँ सुझाव दिया कि हमें जो है बूथ जो है मजबूत करनी चाहिए। और बूथ कमेटियाँ जो है हमारे जो उस अलग गाँव में मेंबर पंचायत हैं, हारे हैं या जीते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी मीटिंग करके, क्योंकि वही नुमाइंदगी उस एरिया की करते हैं, उस पंचायत की या उस बूथ की, उनसे मशवरा करके कि कौन हमने जो है यहाँ एजेंट बनाने हैं, पोलिंग एजेंट। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि पोलिंग एजेंट जो है ईमानदार होना चाहिए, जुर्रत वाला होना चाहिए और बेगरज होना चाहिए, कोई जज्बा होना चाहिए उसको अपने पोलिंग बूथ से। उसको ये क्या कहते हैं प्रोग्रेस देनी है कि किसके पोलिंग बूथ से कितना जो है ये क्या कहते हैं वोट पड़ा। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अपने एरिया की मीटिंग भी बुला सकते हो, किसी यहाँ से किसी को बुला सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि कहीं कमज़ोरी है और यहाँ सिटी से या किसी दूसरी जगह से उस कमज़ोरी को कोई दूर कर सकता है तो आप फ़ोन कीजिए, ताकि वहाँ उस आदमी के ज़रिए वो कमज़ोरी दूर की जाए और वो हाँ उसका वोटिंग का जो है। और कोशिश ये करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल करना है। हमारे ख़ास तौर से गाँव में भेड़ बकरी भैंस भेड़ वगैरह भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनको बारी बारी से जो है पोलिंग बूथ पर लाना चाहिए। एक रुक जाए दूसरा आ जाए, लेकिन पोलिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद महिलाओं का अलग से और यूथ का अलग से अपना इनको इंडिपेंडेंटली जो है ये काम करेंगी। कहाँ ये जाना चाहेंगे यूथ वाले भी और ये भी, लेकिन राब्ता जो है पेरेंट बॉडी के साथ रहेगा। रिपोर्ट आनी चाहिए डे टू डे कि हम कहाँ गए, किस किस से बात की, कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ और कोई किसी लीडर को पहुँचाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहरहाल आप सभी हजरात जो हैं समझदार हैं, जानते हैं, इलेक्शन लड़े हैं, लड़ाए भी हैं, तो इस तरह से कोशिश करनी हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये पोलिंग कराने की। और फिर परसों मैं यहाँ गया, मैंने मुजीब साहब को कहा और हमारे शर्मा साहब हैं, मैंने कहा हम चाहते हैं कि मीटिंग रखें, मतलब आज के लिए। कल नहीं कहा, मैंने कहा उनको कहा मैंने कि ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको बोलिए कि कम से कम अपने ब्लॉक मीटिंग बुलाए। और आप भी कहते हैं जी हमने रखी है यहाँ, लेकिन अभी शायद सारे लोगों को पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बाद में हम पता देंगे सबको जो दूर दूर के हैं
उनको ही बुलाया, नज़दीक को बाद में बुलाएंगे। तो मैंने भी इनको बोला था कि मीटिंग हमने अरेंज की है तो आप वहाँ करेंगे किसी जगह पर। तो उन्होंने कहा अब यहाँ भी हमने फिर मैंने सब उन साथियों को बोला कि मुजीब साहब ने मीटिंग रखी है, और मैंने सबको कहा कि हाँ यहाँ जो है इनके घर में मीटिंग रखेंगे, और हमने एक एकता का जो है आवाम के सामने सबूत देना है। यहाँ बदकिस्मती है कि हर कोई ये चर्चा करता है, कांग्रेस के वालों के अंदर फूट है, ये एक दूसरे को टांगे खींचते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है। इसलिए हमने ये एक इस वक्त एक इनके सामने मैं समझता हूँ एक तमाचा मारना हमने इन मुखालफों को कि हम सब इकट्ठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि एक ही जगह पर हम जो है यहाँ मीटिंग करें। और फिर इसके बाद फिर शायद हमारे वो कैंडिडेट जो हैं अपने विक्रमादित्य त्याजी, और इनके मैं समझता हूँ कि इससे आगे की कहानी तो मैं उसमें उतना टाइम नहीं दोहराने के लिए, लेकिन इनके दादाजी ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों पर बहुत एहसान आती है और किसी लीडर ने नहीं की है, ये मैं आपको बता दूँ। और रखा 370 ये इनकी देन है। उसके बाद फिर आज जो आप स्टेट सब्जेक्ट का फ़ायदा हासिल करते हो, जम्मू कश्मीर के लोग, महाराजा हरि सिंह इसके दादाजी का ये कारनामा है जिसने 35A स्टेट सब्जेक्ट रखा था, जिसके बारे में आज लोग बोलते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो हिंदू खुश हो जाएंगे और हमको वोट मिलेगा। ये सिर्फ हिंदू के लिए ही, डोगरों के लिए ज़्यादा उस वक्त रखा था उन्होंने। 35A के बाहर से कोई ना आए, यहाँ ज़मीनें हासिल न करें, यहाँ नौकरी वो हासिल न करें, और अगर इसको तोड़ा जाता है तो आप बता दो यहाँ कोई मुलाजिम भी नहीं लगेगा। कलकत्ता का आदमी भी भद्रवाह में चपरासी के लिए आएगा। यहाँ हमारे नौजवानों को कोई क्या कहते हैं, कोई कांस्टेबल भी नहीं भर्ती हो सकता है। उधर वो 7-7 फुट के जवान जो है पंजाब और हरियाणा के आएंगे, वो सारी जो है हमारी पुलिस की जो पोस्टें खा जाएंगे। यहाँ वातावरण इतना क्या कहते हैं खराब हो जाएगा। हमारी जो बिजली है, लाखों लोग साल में यहाँ जाएंगे, 10 साल में अगर कुछ नहीं कुछ 40 लाख और घुस जाएंगे यहाँ बाहर से। कहाँ हमारे पास वो बिजली पूरी होगी इनके लिए, पानी कहाँ पूरा होगा, ये सड़कें कहाँ पूरी होंगी, ये अस्पतालों के दवाइयाँ और डॉक्टर कहाँ पूरे होंगे। और फिर यहाँ इतना गंदा माहौल हो जाएगा कि लोग अभी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहने के लिए कि निजी 35 को तोड़ो, तो लेकिन उन्हें ख्याल है कि इसका जो खुसूसी हैसियत है कि अक्सरियती क्या कहते हैं स्टेट है, रियासत जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत है, तो ठीक है, ये गुलिस्तान है हमारा हिंदुस्तान जो है। इसमें तो एक अच्छी बात है कि इस गुलिस्तान में एक फूल है अलग से, यहाँ अलग अलग किस्म की भाषाएं हैं, अलग अलग किस्म का कल्चर है, अलग किस्म के मज़ाहिब हैं। तो ये भी एक बड़ापन है हिंदुस्तान के अंदर कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ इन्होंने अपनी किस्मत को जोड़ा है। तो इसको कहते हैं कि ये खुश हो जाएंगे, यहाँ ज़्यादा बाहर के हिंदू आ जाएंगे। और जब ये 35A जाएगा तो यहाँ तो सिख भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, दुनिया भर की जितने भी हिंदुस्तान में जो मज़ाहिब के लोग हैं वो आ जाएंगे। ये किसी एक को हटाने के लिए नहीं है। तो लिहाजा यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कश्मीर में नहीं जाएंगे, यहाँ जम्मू में नहीं आएंगे बाहर के लोग, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये भी एक मुद्दा ये इस वक्त चला रहे हैं, दफ़ा 370 राम मंदिर का क्या क्या नहीं किया, और राम मंदिर को ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये इससे पता नहीं कितनी देर तक वोट हासिल करना चाहते हैं। और अब कहते हैं कि ये मुद्दा है जी कोर्ट में, तो कोर्ट में अपना आदमी भेज दें ताकि फंस जाए ये मसला ही उधर, तो हम कहेंगे हम बना ही नहीं सकते, कोर्ट में है। तो लिहाजा इनके प्रोपेगेंडा का जवाब अपने प्रोपेगेंडा से देना चाहिए। कहीं मीटिंग में बैठ गए, 2-4 आदमी समझा हुए, बहस करो उनको, तो वो हमारे साथ बहस करो, हमारी पार्टी ने क्या किया है और आपने क्या किया है। तो बहरहाल मैंने आपका बहुत कर लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ बैठ के एक और समझे कोर कमेटी की, उसके बाद क्या क्या सेक्रेटरी होगी, इतनी भीड़ भाड़ में तो बता नहीं सकते हैं क्या आदमी क्या नहीं, तो आप तक वो जो सारा प्रोग्राम पहुँच जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दावा देता हूँ।